प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संसदीय संरचना और दलीय व्यवस्थाएं। अर्थात पूरी दुनिया के अंतर्गत जहां कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है, वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणालियां सुचारू रूप में मतलब ठीक से कार्य कर पा रही हैं या नहीं, इसकी जो नियामक होती है या इसका जो नियंत्रक है, सबसे ज़्यादा नियामक तत्व या नियंत्रित तत्व दलीय व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रकृति होती है वह वास्तविक रूप में बहुत कुछ सीमा तक वहाँ का पार्टी सिस्टम कैसा है, दलीय व्यवस्था कैसी है, इससे निर्धारित होती है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मैंने इसलिए इसके ऊपर अलग से एक वीडियो क्लास अपलोड कर रहा हूं, जिससे मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी पूरी दुनिया में संसदीय शासन प्रणालियों को ठीक से समझ सकें कि किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली सफल हो रही है और किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली सफल नहीं हो रही है। तो इसका मूल कारण क्या होता है? इसका मूल कारण होता है कि वहाँ पर किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है या खंडमयी दल व्यवस्था है। मैंने यहाँ पर 4 प्रकार की दल व्यवस्थाओं को आपको डायग्राम से समझाऊंगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम क्लासें अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके और मेरे विद्यार्थियों का भला हो। मैं इसलिए प्रतिदिन एक क्लास अपलोड करता हूं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितना भी पाठ्यक्रम है, चाहे वह यूपीएससी से संबंधित हो, यूजीसी नेट से संबंधित हो, कॉलेज लेक्चर से संबंधित हो, हैं इसी के साथ में फर्स्ट ग्रेड से संबंधित हो, मतलब किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो, यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको ठीक तरह से समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? संसदीय संरचना व दल व्यवस्थाएं। इसका मतलब समझ गए? देखो, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो क्या किया था कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता की आवश्यक शर्तें, इससे पहले हमने ये टॉपिक समझाया था। और उस टॉपिक में लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो और किसी भी देश में यदि संसदीय शासन प्रणाली है तो उसकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ पर प्रतियोगी दल व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रतियोगी दल व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर मैंने ये कहा था कि अब अलग से हम पूरी दुनिया में किस प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं हैं और वहाँ उसके कारण संसदीय शासन प्रणाली किस तरह से कार्य करेगी, ये मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम ये बात अपलोड करेंगे। तो आज हम वही बात समझा रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रत्येक टॉपिक्स को क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा रहा हूँ, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी मैं संसदीय शासन प्रणाली समझा रहा हूँ, तो संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं मैं सब आपको समझाऊँगा। चाहे इसके बारे में 4 वीडियो अपलोड करनी पड़े, 5 वीडियो अपलोड करनी पड़े, जो भी महत्वपूर्ण बातें मैं सब आपको समझाऊंगा। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता की आवश्यक शर्तों में सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या होती है कि प्रतियोगी दल व्यवस्था होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि विकासशील देशों के अंतर्गत प्रतियोगी दल व्यवस्थाएं नहीं है। इसी कारण विकासशील देशों में संसदीय शासन प्रणालियां सुचारू रूप में कार्य नहीं कर पा रही हैं। यहाँ पूरी दुनिया के अंतर्गत हमने ये देखा है कि 4 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और ये 4 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं वास्तविक रूप में अलग अलग रूप में संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पहला क्या है? बहुमत दल व्यवस्था, मतलब वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में संसदीय संरचना। पहला जो हम दल व्यवस्था का प्रतिमान ले रहे हैं वो क्या है? वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में संसदीय संरचना। मतलब एक प्रकार से आप इसे द्विदलीय व्यवस्था कह सकते हैं, 2 दलीय व्यवस्था है। मतलब किसी देश में द्विदलीय व्यवस्था है, स्पष्ट रूप में वहाँ पर
प्रतियोगी दल व्यवस्था है। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में प्रतियोगी दलीय व्यवस्था है, वहाँ एक दल सत्ता में रहता है, एक विपक्ष में बैठता है। विपक्ष जो होता है वही मजबूत होता है और सत्तारूढ़ दल जो होता है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए रहता है। तो ऐसी व्यवस्था, मतलब ऐसी दलीय व्यवस्था जिन देशों में होती है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ मैंने जैसे अमेरिका का नाम लिया है, ये बात सत्य है कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, परंतु अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए ये संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएगा। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका में भी द्विदलीय व्यवस्था है, परंतु वहाँ संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इसलिए यह उदाहरण आप यहाँ नोट नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे कि आप ये समझें कि अमेरिका में कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है जहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, वो तो होगा ब्रिटेन। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, वो कौन सा देश है, अमेरिका। तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों का नाम लिखा है कि संसदीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। परंतु यहाँ जो बहुमत दल व्यवस्था में संसदीय संरचना है, मतलब एक प्रकार से द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे या वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में संसदीय संरचना है, तो ये केवल ब्रिटेन की बात आएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति या सम्राट। हमारे भारत में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में कौन है, सम्राट। परंतु हमें यहाँ किसका अध्ययन करना है कि जहाँ द्विदलीय व्यवस्था है या वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था है, मतलब जहाँ किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है और दूसरा दल विपक्ष में बैठता है, ऐसी दल व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर संसदीय व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है, तो समझें। इसके बाद में यहाँ प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल हो गया। अब यहाँ मैंने तीर का निशान दिया है दोनों जगह, परंतु यहाँ बीच में रेखा काट दी है। क्यों? क्योंकि जहां वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था होती है वहां वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री, क्या कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राज्य के अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसे नियुक्त कर देता है। तो यहाँ एक औपचारिकता होती है। इसके बाद में इधर आइएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में घनिष्ठ संबंध होता है और वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल वही कार्य करेगा जिस रूप में प्रधानमंत्री कहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में प्रत्यक्ष रूप में सीधा संपर्क होता है। फिर इधर जो व्यवस्थापिका होते हैं, व्यवस्थापिका से भी प्रधानमंत्री का सीधा संपर्क होता है। प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के ऊपर भी पूर्ण रूप में नियंत्रण रखता है। और जो वैकल्पिक बहुमत दल होता है वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका से सीधा संपर्क रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका बहुमत प्राप्त होता है। इसके बाद में जो मतदाता होते हैं वो भी दल से सीधा संपर्क रखते हैं। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मतदाताओं से भी संपर्क रखता है, मगर ये इतना संपर्क नहीं रखता है जितना कि ये मैंने रेखा से दिखाया, व्यवस्थापिका से सीधा संपर्क है, यहाँ भी सीधा संपर्क है। परंतु यहाँ पर कटी रेखा का मतलब ये है कि मतदाताओं से संपर्क तो रखता है लेकिन यह इतना ज़्यादा संपर्क भी नहीं रखता है। और इसके साथ में जो मतदाता हैं वो विपक्षी दल से भी अपना संबंध रखते हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी मजबूत होता है और विपक्षी दल व्यवस्थापिका को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। कारण क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था है। मतलब मूलतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो दलीय व्यवस्था है और दो दलीय व्यवस्था में एक दल सत्ता में रहता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है। मजबूत विपक्षी दल भी होता है और मजबूत जो सत्तारूढ़ दल होता है वो भी होता है। परंतु यहाँ इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि जहाँ पर वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था होती है वहाँ वास्तविक रूप में संसदीय संरचना के अंतर्गत प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। क्या कहा है मैंने? प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। नोट कीजिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के ऊपर भी मुख्य होता है और व्यवस्थापिका में भी मुख्य होता है और जो वैकल्पिक बहुमत दल होता है इसमें भी ये मुख्य होता है, क्योंकि इसका ये नेता होते हैं। इसलिए यहाँ शक्ति का जो केंद्रीयकरण हो जाता है वो किस में हो जाता है? प्रधानमंत्री में हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जहाँ पर वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था होती है उसे वास्तविक रूप में प्रतियोगी दल व्यवस्था भी कहा जाता है, द्विदलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। और जिस देश में वास्तविक रूप में ऐसी दल व्यवस्था होती है, मतलब वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था होती है या द्विदलीय व्यवस्था होती है या प्रतियोगी दलीय व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य करती है। जैसे
ब्रिटेन में। ठीक है, अमेरिका का नहीं लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, दूसरी जो दलीय व्यवस्था है वो कौन सी है, खंड में दल व्यवस्था में संसदीय संरचना। ध्यान दीजिएगा, खंड में दल व्यवस्था में संसदीय संरचना, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के दल होते हैं और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो ऐसी दलीय व्यवस्थाएं जहाँ होती हैं वहाँ संसदीय शासन प्रणाली की क्या स्थिति होती है समझिएगा। इधर क्या है, राज्य का अध्यक्ष है, जैसे भाई संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित है कि राज्य के 2 अध्यक्ष होते हैं, वास्तविक और औपचारिक। मैंने आपको संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता में समझा दी थी ये बात। ये राज्य का अध्यक्ष हो गया। अब देखिएगा यहाँ तीर का निशान है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हो गया। यहाँ कटी रेखा है ऐसी, इसका मतलब क्या होगा ये मैं समझाऊंगा। इधर विपक्षी दल हो गया, सीधा संपर्क व्यवस्था प्रकाश, इधर मतदाता है, सीधा संपर्क, विभिन्न दलों का मिला जुला बहुमत। अब ध्यान दीजिएगा, विभिन्न दलों का मिला जुला बहुमत, मतदाता सीधा संपर्क रखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में विभिन्न दलों का जो मिला जुला बहुमत होता है उससे इतना संपर्क भी नहीं रख पाते हैं जितना कि वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में। संपर्क तो होता है परंतु वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था से भी प्रधानमंत्री जो है विभिन्न दलों का जो मिला जुला बहुमत होता है उससे संपर्क नहीं रख पाता, कम संपर्क रखता है। इसके बाद में जो विभिन्न दलों का मिला जुला बहुमत होता है वो व्यवस्थापिका से सीधा संपर्क रखता है। व्यवस्थापिका सीधा प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल संपर्क रखता है, परंतु प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा इधर ये जो मतदाता हैं इनसे इतना भी संपर्क नहीं रख पाता है जितना कि यहाँ पर मतलब वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था में या द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री मतदाताओं से संपर्क रखता है। इससे भी यहाँ वास्तविक रूप प्रधानमंत्री का कम संपर्क होगा। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसका विवेक इसमें काम करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ चूँकि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है इसलिए राज्य के अध्यक्ष के द्वारा ही अक्सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसलिए यहाँ हमने तीर के निशान से दर्शाया है। कटी रेखाओं का मतलब ये है कि राज्य के अध्यक्ष की शक्ति का इतना अवरोध नहीं किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर राज्य की जो अध्यक्ष होता है इसकी शक्ति का पूरा विरोध किया जा रहा है। ये वास्तविक रूप में केवल औपचारिक भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दल का नेता होता है, एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो निश्चित होता है पहले प्रधानमंत्री ये बनेगा, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं होता है। इसलिए राज्य के अध्यक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और ऐसी जो दलीय व्यवस्था वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो यहाँ आप निष्कर्ष निकालेंगे क्या कि यहाँ तो हमने कहा था कि जहाँ वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था होती है या द्विदलीय व्यवस्था होती है या प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होती है वहाँ प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। आप देखिएगा यहाँ सब कुछ प्रधानमंत्री दिखाई दे रहा है आपको, जबकि यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाता है। यहाँ वास्तविक रूप में राज्य का जो अध्यक्ष होता है वह भी शक्तिशाली होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तीसरा क्या है, अभिभूतक दल व्यवस्था में संसदीय संरचना। अभिभूतक दल व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसको देखो गला घोटक व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गला घोटक व्यवस्था भी कहते हैं। इसी के साथ में एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक दल की क्या? एक दल की प्रभुता वाली बहुदलीय व्यवस्था। एक दल की प्रभुता वाली बहुदलीय व्यवस्था। फिर बोल रहा हूँ, एक दल की प्रभुता वाली बहुदलीय व्यवस्था मतलब यहाँ ये जो दलीय व्यवस्था होती है इसमें स्थिति ये होती है कि दल तो अनेक होते हैं परंतु एक दल मुख्य होता है, जिसे गला घोटक व्यवस्था भी कहते हैं, अभिभूतक दल व्यवस्था भी कहते हैं और एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। ये स्थिति हमारे भारत में, मतलब हमारे भारत में अभिभूतक दल व्यवस्था मौजूद है। हाँ, ये बात सत्य है। 1969 से पहले हमारे यहाँ वास्तविक रूप में दल तो अनेक थे लेकिन प्रधान कौन था? कांग्रेस था। इसलिए उस समय इसको क्या नाम दिया गया था? एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था। अब देखिएगा आप, उसके बाद में बीच में स्थिति अलग हो गई थी, मतलब सभी दल धीरे धीरे बराबरी के हो गए थे। परंतु उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके नेतृत्व में बीजेपी ने जो बहुमत प्राप्त किया है तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में कहा जा सकता है कौन सी स्थिति आ जाती है
वही 1969 से पहले वाली स्थिति आ जाती है कि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था। अब इस समय एक दल की प्रधानता, ये बात सही है, उसके अंतर्गत भी अनेक दलों ने अपनी जो है सहमति दी है, परंतु मूल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था है, इसका दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। इसमें क्या स्थिति होती है, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति या सम्राट। तो हमारे भारत में तो राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र है। तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित नहीं होते, ये बात सत्य है। तो अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया जा रहा है राष्ट्रपति, परंतु है तो निर्वाचित ही, इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। तो हमारे यहाँ राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। अब जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की स्थिति देखिएगा, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है? नहीं, मैंने कटी रेखा से दिखाया है। मंत्रिमंडल का गठन करने में क्या जो राष्ट्रपति होता है वो अपने विवेक का प्रयोग करता है? नहीं, इतना नहीं करता है, औपचारिकता निभाता है वैसे, यहाँ इसलिए कटी रेखा से दिखाया गया है। इधर आइए, ये जो व्यवस्थापिका है ये प्रधानमंत्री। अब यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के ऊपर पूर्ण रूप में नियंत्रण रखता है, और जो ये व्यवस्थापिका होती है ये सीधा संपर्क रखती है, परंतु कटी रेखा का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होता है। इधर जो ये प्रधानमंत्री होता है ये मतदाताओं से सीधा संपर्क रखता है। हमारे भारत की बात आ रही, सीधा संपर्क रखता है। आप बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी जी सीधा भारतीय जनता को संबोधित करते हैं या नहीं करते? और जब भी कोई नया निर्णय की बात आती है तो पूरी भारतीय जनता हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखती है कि प्रधानमंत्री अब क्या घोषणा करने वाले हैं। सीधा संपर्क होता है। फिर मतदाता सीधा ही विपक्षी दल से संपर्क रखते हैं, विपक्षी दल सीधा ही व्यवस्थापिका से संपर्क रखता है। इसी के साथ में व्यवस्थापिका होती है जो मंत्रिमंडल से संपर्क तो रखती है, लेकिन कटी रेखा का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है। इसी के साथ में व्यवस्थापिका कटी रेखा से प्रधानमंत्री भी संपर्क रखती है, परंतु वास्तविक रूप प्रधानमंत्री इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब इसमें स्थिति वही आ रही है जो पहले वाली दलीय व्यवस्था में आ रही है, क्या कि यहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ ये मैंने यहाँ दिखाया है अभिभूतक दल। अभिभूतक दल का मतलब होता है कि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्थाएं। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था तो है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि एक दल की प्रधानता ही होती है, और एक दल की प्रधानता होने के कारण यहाँ व्यवस्थापिका में इनका स्पष्ट बहुमत होता है। स्पष्ट बहुमत होता है तो ये तय मानिएगा कि यहाँ वास्तविक रूप में जिसका नेता होता है प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हो जाता है। मतदाता जो ये दल होता है इससे अप्रत्यक्ष रूप में ही संपर्क रख पाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इतना ज़्यादा नहीं रख पाते हैं जितना कि रखना चाहिए। इसी के साथ में अब यहाँ आप आकर के देखेंगे तो ये राज्य का अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में इसका इतना विवेक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, पहले से निश्चित होता है। मंत्रिमंडल गठन में भी राष्ट्रपति का इतना रोल या भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर भी वास्तविक रूप में केवल औपचारिकता निभाई जाती है। तो इन सब बातों को देख करके स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है। चौथा है आदेशक दल व्यवस्था में संसदीय संरचना। आदेशक दल व्यवस्था का मतलब होता है एक दलीय व्यवस्था, वन पार्टी सिस्टम। तो कुछ देशों में एक दलीय व्यवस्थाएं हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा भूतपूर्व सोवियत संघ। 1991 में हालांकि इसका विघटन हो गया है। तो इसमें क्या स्थिति होती है, आप चीन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है रूस चीन। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, यह कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, ये कार्यकारिणी समिति है, ये व्यवस्थापिका है। इसके बाद यहाँ दल व दल द्वारा चयनित निर्दलीय प्रत्याशी है मतदाता। तो वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत जो सर्वे सर्वा होता है वो दल होता है। कौन होता है? सर्वे सर्वा दल होता है। और दल होता है तो ये व्यवस्थापिका के अंतर्गत इसका सीधा संपर्क है। तो व्यवस्थापिका में जो कुछ भी किया जाएगा दल की मर्जी से किया जाएगा। और इसके बाद व्यवस्थापिका कार्यकारिणी समिति के ऊपर भी पूरा नियंत्रण रखती है, और कार्यकारिणी समिति अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति करती है। और कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी जो है वास्तविक रूप में नियुक्ति कार्यकारिणी समिति के द्वारा की जाती है। इससे भी इसका सीधा संपर्क होता है। परंतु इसके साथ में जो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल होते हैं उनका जनता से नाम मात्र का
जुड़ाव होता है, नाम मात्र का संपर्क होता है, इसलिए कटी रेखा से दिखाया गया है। इसी प्रकार से कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है वह भी मतदाताओं से वास्तविक रूप में इतना संपर्क नहीं रख पाता है, जबकि दल व दल द्वारा चयनित निर्दलीय प्रत्याशी जनता से सीधा संपर्क रखते हैं और मतदाता भी सीधा दल से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ वास्तविक रूप में दल की जो विचारधारा होती है उस विचारधारा को मतदाताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है, विरोध को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए ऐसी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत, कैसी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जहां एक दलीय व्यवस्था है वहाँ वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा दल हो जाता है, जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत सोवियत प्रेसिडियम वास्तविक रूप में इसी रूप में कार्य करता है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ वास्तविक रूप में साम्यवादी दल ही सब कुछ था। प्रधानमंत्री उनकी मर्जी से नियुक्त होता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब सर्वे सर्वा साम्यवादी दल ही होता है। अब लास्ट में निचोड़ रूप में, निष्कर्ष रूप में ये कहेंगे कि इन सब में कौन सी दलीय व्यवस्था श्रेष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, संसदीय शासन प्रणाली को किसी भी देश में अपनाया जाए तो संसदीय शासन प्रणाली सफल तभी हो सकती है, ठीक से तभी कार्य कर सकती है जबकि वहाँ प्रतियोगी दलीय व्यवस्था हो। इसका मतलब ये प्रतिमान ठीक है, वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्था वाला प्रतिमान सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ कहीं भी प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होगी, द्विदलीय व्यवस्था होगी, द्विदलीय व्यवस्था होगी, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर पाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटेन में इसी तरह की दलीय व्यवस्था है, वहाँ संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में तो मैंने आपको बोला ना, एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्थाएं। और डॉक्टर एस.सी. फाइनर ने तो ये कहा भी है कि संसदीय शासन प्रणाली दो दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ठीक से कार्य कर सकती है, बहुदलीय व्यवस्था में ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। तो विकासशील देशों के अंतर्गत क्या कहा मैंने, विकासशील देशों के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली की सफलता इसलिए नहीं हो पा रही है, या संसदीय शासन प्रणाली सफल इसीलिए नहीं हो पा रही है, या संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में ठीक से अच्छे तरीके से सफलता से कार्य नहीं कर पा रही है। इसका कारण यही है कि यहाँ जो पार्टी सिस्टम है, जो दलीय व्यवस्था है, वो प्रतियोगी दलीय व्यवस्था नहीं है। द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे संकुचित हो जाएगा, प्रतियोगी दलीय व्यवस्था नहीं है। प्रतियोगी दलीय व्यवस्था में तो ये होता है कि जो भी दल राजनीति के मैदान में उतरेगा वो प्रतियोगी होगा, जिसमें एक सत्तारूढ़ होगा और दूसरा विपक्ष में आएगा। और विपक्ष में जो आ रहा है वो भी मजबूत होगा तो सत्तारूढ़ दल के द्वारा किसी भी रूप में गलत नीतियाँ नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही बात आपको नोट करनी है कि संसदीय शासन प्रणाली उन्हीं देशों में ठीक से सफल हो सकती है जहाँ पर प्रतियोगी दलीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं। क्या कहा मैंने, प्रतियोगी दलीय व्यवस्थाएं जहां मौजूद हैं उस देश में संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर सकती है। और विकासशील देशों में संसदीय शासन प्रणाली विफल होने का मूल कारण यही है कि यहाँ पर प्रतियोगी दलीय व्यवस्थाएं नहीं है, या वैकल्पिक बहुमत दल व्यवस्थाएं नहीं हैं, या द्विदलीय व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए ये अति आवश्यक है, या अति आवश्यक शर्त है कि वहाँ प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे कि संसदीय संरचना या संसदीय शासन प्रणाली किस दलीय व्यवस्था के अंतर्गत ठीक से कार्य करती है, किस दलीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है और किस दलीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पास कुछ भी नहीं होता है। ये सब बातें मैंने आपको समझा दी। पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में ये चार ही प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, और इन चारों प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है ये मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आप ये सभी बातें ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।